तो चलिए दोस्तों, अब जो है पुस्तकालय में सूचना विज्ञान जो है यहाँ गाइड आप देख रहे होगे। तो ये अमित किशोर जी का एक बुक है, तो इसी को आज कंप्लीट कर लेना है। इसको जो है कंप्लीट कर देंगे, डेली क्लास ये जो है इसका चलने वाला है। और एक आपका ऑब्जेक्टिव जो चलता था वो भी आपका रहेगा। अब इसका चलाने का कारण यही है कि अब कई सारे ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जो अभी डिग्री तो लिए हुए हैं या डिग्री ले रहे हैं, लेकिन अभी कॉलेज इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस इस बुक को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो, इस बुक को यदि हम पढ़ाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, इसको कंप्लीट आप कर लेते हो, तो आप यदि आप ब्लिस के एग्ज़ाम देना चाहते हो या एमलिस का, तो आप एग्ज़ाम जो दोगे वो उसमें आप ज़रूर पास कर जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है, गाइड है और इसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अमित किशोर का बुक है, आप देख सकते हैं। और बता दें कि शुरू से इसको समझाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा वही आपका रहेगा। और डिटेल से आपका रहेगा, जैसे कि पुस्तकालय में परिचय आपका रहने वाला है, पुस्तकालय में समाज रहेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, 5 तक आपका पूरा रहने वाला है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगा ताकि आप लोग कभी भी इसे देखें, ऐसा नहीं है, आराम से देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका आएगा भी नहीं। और यदि आप इसको पढ़ लिए तो मैं बता दूं कि आप ये यदि लाइब्रेरी का जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो या ब्लिस के लिए, जैसे कि अब बिहार में आ रहा हो या फिर दिल्ली के लिए या फिर राजस्थान के लिए, तो इससे ज़्यादा आने वाले नहीं है यदि यूनिट 5 ये सब जो है आपके पूरा कंप्लीट हो जाए तो। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये अंक देख सकते हैं, 100 अंक के रहते हैं और 20 इंटरनल असाइनमेंट रहता है। ठीक है, तो शुरुआत शुरू से करेंगे। पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान एक परिचय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी या पुस्तकालय किसे कहते हैं। यदि आप इंटरव्यू में जाओ या फिर सब्जेक्टिव या कुछ मौखिक इस एग्ज़ाम होगा तो ये ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए लाइब्रेरी शुरुआत करें। लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी की लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक का घर। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धति को की ओर प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालय दो शब्द से मिलकर बने हैं, पुस्तक प्लस आलय। जिसमें कि लेखक के भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है और आलय का स्थान या घर को कहते हैं। तो इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर अध्ययन सामग्री मतलब पुस्तकें, फिल्म, पत्रिका, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है, वही आपका पुस्तकालय कहलाता है। परंतु पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती है, जबकि पुस्तकालय में रखे पाठकों की सेवार्थ रखी जाती है। तो पुस्तकालय का अर्थ यही है कि आप जहाँ पुस्तकों में से किसी कई भी पुस्तक, ग्रंथ ले लीजिए या फिर पुरानी बुक, कहानी की, स्टोरी की, या पेपर, न्यूज़पेपर, सारी जगह एक जगह जो संग्रहित रखा रहता है वही पुस्तकालय। आप जहाँ वहाँ सेवा आपके लिए वहाँ जो है उपलब्ध रहती है, आप जाइए पढ़िए या ले जाइए घर ले जाइए, वो सब आपका पुस्तकालय वही आपका यहाँ कहलाएगा। और यहाँ बोल क्या रहा है, एक बोला था कि अलमारी में भरी हुई, तो इसका मतलब था कि आप कहीं कहीं किसी बुक शॉप में गए हो, दुकान इस सब में, तो वहाँ जो है बेचने के काम में करते हैं, तो वो आपको लाइब्रेरी वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात है पुस्तकालय विज्ञान। तो यहाँ एक लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पुस्तकालय किसे कहते हैं, समझ गए। अब पुस्तकालय विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ आपको जाना है लाइब्रेरी साइंस के बारे में। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का वह विज्ञान जिसमें कि पाठ्य सामग्रियों के व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान करने एवं उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से पुस्तकालय की सेवा हेतु कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकों के अर्जन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, फलक
व्यवस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सूचना की खोज, प्राप्ति, संसाधन, संप्रेषण तथा पुनर्प्राप्ति भी सम्मिलित है। अब यह विषय सूचना संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक आधार पर अव्यवस्थित है। आधुनिक पुस्तकालय अद्यतन सूचना संचार प्रौद्योगिकी का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय स्वचालन का प्रयोग बढ़ रहा है तथा डिजिटल लाइब्रेरी की संकल्पना विकसित हो रही है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की बात करें, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पुस्तकालयों में संपन्न किए जाने वाले कार्य प्रणालियों से संबंधित विशिष्ट प्रविधियों, तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता है, वही आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आप कहलाता है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से पुस्तकालयों की व्यवस्थापन तथा संचालन हेतु योग्य और कुशल कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान तकनीकी विषयों की श्रेणी में आता है तथा सेवा संबंधी व्यवसाय एवं प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र एवं विधाओं के सिद्धांतों का उपकरणों का पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत पुस्तकालयों का इतिहास, संगठन, प्रबंधन, विभिन्न तकनीकों, सेवाओं, समाज के प्रति उनके कर्तव्यों तथा सामान्य कार्यकलापों का सैद्धांतिक एवं व्यावसायिक अध्ययन किया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने वाले पुस्तकालय शिक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि पुस्तकालय की व्यवस्था एवं संचालन के लिए किसी विशेष रूप से शिक्षित अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा ये तो ठीक है, इसके बाद समझाते हैं। अब यहाँ तक अच्छे से सबको बता देते हैं पुस्तकालय विज्ञान और क्या है। ये आपको ये तो पढ़ा दिए, अब समझ लीजिए। तो यहाँ बात कर लें पुस्तकालय विज्ञान, अब समझा दें कि इसको शॉर्ट में कि यहाँ कहने का इसका अर्थ है कि आजकल इतने सारे टेक्नोलॉजी सब जो आ गए हैं, आपको पता है कि अब जो है कंप्यूटर से ही सब कुछ हो रहा है और आपको जो है सुविधाएं जो है अच्छी हो गई है। आपको जो है बुक लेने में या देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप लाइब्रेरी में गए हों या फिर लाइब्रेरियन ही हो या आप प्राइवेट लाइब्रेरी काम कर रहे होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि जो सॉफ्टवेयर आजकल आ चुका है, कोहा ये सब है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो आगे इसमें बताएंगे। तो आपको जो है कोई बुक लेने आता है या आपको देना रहता हो, तो आप बस कंप्यूटर पर बैठे आप बता सकते हैं कि देखकर कि आप वहाँ बुक है, आप ले सकते हो। या फिर कोई लाइब्रेरी ऐसे होते हैं कि लिखे हुए रहते हैं, एक कैटलॉग बना हुआ रहता है, तो कैटलॉग बना हुआ रहता है, उसी के अनुसार वहाँ से बुक आप ले सकते हैं, बस नाम पता देखकर कि हाँ आपकी बुक रखी हुई है। तो ये पुस्तकालय विज्ञान एक लाइब्रेरी साइंस आपका जो है हो गया है, यही बोल रहा है आपका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको फुल लिखना हो तो आप देख लीजिए, यदि आप समझ गए हैं तो आराम से देख कर लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ था पुस्तकालय शिक्षा जो है ये शिक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि पुस्तकालय की व्यवस्था एवं संचालन के लिए किसी विशेष रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये पहले ये 19वीं शताब्दी में माना जाता है कि कोई भी पुस्तक कोई किसी को कोई दे सकता था, लेकिन नहीं। थॉमस जेफरसन जो है, यहाँ नाम ले लीजिएगा, ये याद करने लायक है, थॉमस जेफरसन। तो यहाँ बात है कि थॉमस जेफरसन के संग्रह मोंटिसलो में हजारों पुस्तकें थी, तो उसने विषय पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग किया। जेफरसन संग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय संग्रह था, जो कि अब कांग्रेस पुस्तकालय के रूप में विश्व विख्यात है। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयास मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। ये सब नाम याद रखिएगा, मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। उन्होंने 1883 में जो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की थी। तो पूछ लेगा कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत कभी 1883 में हुई, 83 में हुई, और किसने किया? तो मेलविल डेवी ने किया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा जो है ये 1910-11 में बड़ौदा नरेश सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय के द्वारा किया गया था, और उसके लिए उन्होंने
मेलविल डेवी के छात्र A.W. बोर्डन को बुलाया था। ठीक है। वर्तमान समय में प्रायः भारत के सभी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जा रही है। यदि जो BPSC लाइब्रेरी सब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की लाइब्रेरी की, तो ये सब आप याद रखिएगा। ईस्वी आपका याद हो गया, मेलविल डेवी याद रखना है आपको, सियाजी गायकवाड़ आपको याद रखना है, भारत के थे, और किनके द्वारा किनके साथ में, तो किनकी सहायता से ये जो है आगे अपने पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत की, तो A.W. बोर्डन को बुलाया था। लेकिन ये है कौन, तो मेलविल डेवी के छात्र हैं। ये सब आपको याद रखना है, नहीं तो कॉपी में एक लिख लीजिए। ठीक है। और ऐसे तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग ग्रेजुएशन मतलब ब्लिस जो कर रहे हैं, 1 साल का जो कोर्स होता है, तो उसके लिए है कि आप जाके पढ़ कर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, इसीलिए। ठीक है। तो पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन अस्टेटिंगेर की पहली पाठ्य पुस्तक 1880 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें उन्होंने प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था, जब पुस्तकालय विज्ञान अपनी पहचान और स्वतंत्र विषय के रूप में जाना बन चुका था। तो अब आते हैं रंगनाथन जी का परिचय देख लेते हैं। ये इनका किरदार ज़बरदस्त है, ये इनको आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी का एक परिचय, ये बहुत प्रश्न आएंगे और आपको ये शायद लिखना भी पड़ सकता है। लिखने के लिए तो अच्छे से याद कर लें, कॉपी में लिख लें। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म जो है 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, वर्तमान में अभी चेन्नई में हुआ था। और रंगनाथन के योगदान का पुस्तकालय विज्ञान एवं विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। रंगनाथन की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सईदापेट में हुई थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने 1913 में, 1916 में गणित में BA और MA की उपाधि प्राप्त की थी। 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बतूर और 1921-23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। ठीक है। पद 1924 में रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया, और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1925 में मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 में इस पद पर बने रहे। 1945-47 के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया हुआ। 1947-54 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 1954-57 के दौरान वह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। इसके बाद वह भारत लौट आए। 1959 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के में अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और इसके प्रमुख बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे। 1957 में फिर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उनके जन्मदिन 12 अगस्त को जो है पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है किनके अर्थी पर, तो ये आपके S.R. रंगनाथन जी के जन्म के दिन पे मनाया जाता है। और आज जो है मेरा ये 12 अगस्त कहीं वीडियो बन रहा है, तो आज पुस्तकालय दिवस है, ये आप जान लेंगे। चलिए योगदान देख लेते हैं ताकि आप लोग भी आराम से इसको पढ़ सकें। ठीक है। और इसको यदि आप कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि आप अच्छी तरह से जो है आप कंप्लीटर हो सकता है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। ये है ना। इसके बाद आपका जो है ये मृत्यु सब पढ़ा देंगे। इसके बाद पेपर 1 लाइब्रेरी समाज ये सब आपका शुरू होगा। तो 5 यूनिट जो होता है, जितने यूनिट हैं आपके टोटल सब कंप्लीट करवा जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो आगे ये भी आपको समझाएंगे ताकि इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बीच में बकवास या ये सब समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका यदि डायरेक्ट पढ़ाई पे मन लगाएगा तो थोड़ा उब सकते हैं, इसीलिए इधर उधर ध्यान भी आपको भटका रहे हैं कि उबिए नहीं। चलिए तो पद जैसे कि ये हो गया, योगदान जान लिया। अब
रंगनाथन द्वारा 1928 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था। ये 5 सूत्र आपको बाद में दिखाएंगे, बताएंगे। ये 5 सूत्र आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो 1928 में हुआ पुस्तकालय विज्ञान, रंगनाथन जी के द्वारा हुआ था, प्रतिपादन किया गया था। और ये सब जो है आप लोग बता दें कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो है ये सब आएगा, जिससे कि पुस्तकालय सेवा को नया आयाम प्रकट हुआ। और पुस्तकालय विज्ञान के लिए रंगनाथन का योगदान प्राय सभी क्षेत्रों में रहा। उन्होंने वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रबंधन और अनुक्रमीकरण सिद्धांत था। उनके कोलन क्लासिफिकेशन सी जो होता है, ये फुल फॉर्म याद रखिए, कोलन क्लासिफिकेशन होता है। 1933 में वो प्रणाली शुरू हुई जिसे विश्व भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति में डेविड डेसिमल वर्गीकरण जैसी पुरानी पद्धति के विकास को प्रभावित किया। 1934 में वर्गीकृत सूचीकरण पद्धति CCC है, 3 गो C है, क्लासिफाइड कैथालोगिंग कोड का प्रकाशन हुआ। उन्होंने इसमें अनुक्रमित प्रविष्टियों के लिए श्रृंखला अनुक्रमीकरण का तकनीकी तैयार की। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पुस्तकालय सेवा के आदर्श एवं निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणालियों की योजनाएं तैयार की। कई पत्रिकाएं व्यवस्थापित और संपादित की गई। कृतियां देख लें तो एस आर रंगनाथन की कृतियों को कोलन क्लासिफिकेशन जो 1933 में, क्लासिफाई कैटलॉग कोड 1934 में ईस्वी याद रखना है। प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948, वही क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 और हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 प्रमुख है सब कृतियाँ। मृत्यु रंगनाथन जी का जो है ये 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पेपर 1 यहाँ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए वस्तुनिष्ठ है और आंसर यहीं पर है ताकि आप लोग आराम से इसे याद दिला दें। तो टोटल प्रश्न यहाँ जो है आपके कितने रखे गए हैं, तो पेपर 1 का ये सब प्रश्न आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये सब सब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट वो तो आपको 1 लाइनर भी कराते हैं। सब्जेक्टिव क्या है कि एक देख लेते हैं क्वेश्चन है, क्या आप 1 लाइनर गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। फिर से आपको बता देते हैं, जो अभी ब्लिस कर रहे हैं या जो अभी फ्रेशर हैं या जो डिग्री लेकर सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ें, तो ये बुक ज़बरदस्त रहने वाली है यार, इसी को पढ़ लीजिए ना, काफ़ी रहेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और जो अभी डिग्री ले लिए हैं, मतलब पैसा से खरीदे हुए हैं और एग्ज़ाम जिनको देने जाना है, तो यही पढ़ के जाएंगे। तो एग्ज़ाम जो देने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो आपको जो पढ़ाएं वो सब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा। आधुनिक जैसे क्वेश्चन आप करेंगे, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका या पुस्तकालय समाज का दर्पण कथन इसमें लिखना, या पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का द्योतक। ये 3 एक ही क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है ये आपको हम सब समझा देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, औपचारिक शिक्षा, ये सब लोग को लिखनी है। लिखना तो खूब है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद 8 के 10 नंबर का रहता है, तो आप जितना लिखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो तब तक आगे ले आते हैं ऑब्जेक्टिव जो है 1 लाइनर, इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। अब ये आप याद कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा, याद रखना है। तो जो आपको पढ़ाएं उसी से हैं। प्रश्न है कि पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लाइबर से हुई है। लैटिन वर्ड है लाइबर है, ये आपको पढ़ाए हैं। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित होता है, उसे हम पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। सार्वजनिक लाइब्रेरी पुस्तकालय कहलाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र थे, ये सर रंगनाथन जी के द्वारा, ये आपको हम बताएं। तो 5 सूत्र यहाँ देख लें कौन कौन है। तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक फॉर यूज है, एवरी रीडर मतलब कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, या प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, या पाठक का समय बचाएं, पुस्तकालय एवं वर्धनीय संस्था है। ठीक है, 5वां आते हैं
कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो 5 लॉ में की गई, 5वें सूत्र में की गई। द है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पास हुआ? तो 1954 में पास हुआ है। सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसी बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के लिए विकास के लिए बुलाया गया था? तो डब्ल्यू वार्डन को बुलाया गया था। ये किसके शिष्य थे आप बताइएगा। पुस्तकालय उपकर किस तरह की पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? तो पब्लिक लाइब्रेरी का है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर जो है? ये कोलकाता में है। वही नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि 10वां है कि सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय है लाइब्रेरी के मतलब पुस्तकालय उपकर। संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या है? तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका पुस्तकों तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। चलिए नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है? तो 5वां सूत्र में करता है। कौन सा क्षेत्र संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पुस्तकालय पाठक जो है आपका नहीं देता है। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म जो है मनाएगा? 1992 में। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है ALA है लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए यहाँ 16 है कि किस जगह पर सन 1962 में DRTC मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई? बेंगलुरु में। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ऐसा रंगनाथन ने। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो S केशवन थे। वही यहाँ बात करते हैं कि भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, मद्रास तमिलनाडु में है। किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया था? तो 1902 में मिला दिया गया था। भारत में पुस्तकालय अधिनियम पारित राज्यों की सूची यहाँ जो है बताना है। तो ये आप याद कर लें, नहीं तो एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। जो एक्ट बना है जिस राज्य में कब क्या बना है ये आपको करना है। यहाँ बिहार लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी सब है, तो टोटल 19 है, ठीक है। तो राज्यों की सूची आप लोग देख लें, याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लीजिए। फर्स्ट है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में। तो बार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं बोलते, राज्य का नाम ले लेते हैं, ठीक है। कर्नाटक 1965 में। महाराष्ट्र लाइब्रेरी 1967 में। वेस्ट बंगाल लाइब्रेरी 1979 में। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी 1988 में। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1989 में। केरला का है 1989 में ही। गोवा का है 1993 में। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1993 में ही। गुजरात 2001। उड़ीसा का भी 2001। उत्तर प्रदेश का 2005 में बना। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 2005। वही बात करें राजस्थान है 2006। पौंडुचेरी का है 2007। और 17 में छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी 2007। और बिहार है 2008 में बना है। और अरुणाचल प्रदेश का है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक 2009। तो ये आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश का था आपका 1960। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? 1962 में किया गया था। सर्वप्रथम MLib कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। और सर्वप्रथम विलिप कोर्स ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो इसे कंप्लीट करने के बाद ही आपको टेलीग्राम पर PDF मिलेगा, अभी नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो अभी क्या करेगा, अभी PDF दे तो देंगे लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर पाइएगा, फिर वही आपका हो जाएगा कि बुक लिए हुए लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी कैसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जोश में प्लेटफॉर्म के भी स्टेट का जो बुक आया है खूब प्रचार चल रहा है प्लेटफॉर्म का, किरण का, तो ले लिए लेकिन उसका यूज कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बुक अभी इसका PDF नहीं देंगे, PDF में नहीं पास रहेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद प्लेलिस्ट बन जाएगा तो आपको PDF लास्ट में मिल जाएगा। तब तक आप कॉपी में लिखिए, जो बोले हैं वो लिख लीजिएगा। ये चलिए, आप यदि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें वो तो पक्का लिखेंगे, 1 लाइनर तो लिखना है आपको, ज़्यादा टाइम देना नहीं है।
और उसके बाद फिर दोबारा मेहनत कीजिएगा पीडीएफ देखकर, लेकिन मेहनत तो कीजिए अभी। किस समिति द्वारा कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया था? कोठारी कमेटी ने दिया था। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए हम बता रहे हैं कि ये सब आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो कर रहे हैं ना, पक्का ही लिख लीजिए। 28 क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन हों। किस जगह जो है ऐसा रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को सूत्र को प्रथम रखा? तो मीनाक्षी कॉलेज जो है अन्नामाली नगर में है, वहीं रखा था। तो किस संस्था का टैगलाइन है ये बोल रहा है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है, तो अस्लीव का है। किस वर्ष जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई? 1931 में की गई। किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा पर विकास किया गया? तो इफ्ला। चलिए 32 कि किस वर्ष जो है ISBN प्रदान करने वाली RRLF ऑफिस दिल्ली स्थानांतरित किया गया? 2011 में। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? 1937 में। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया? सारावस्ती में। कब पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा गया? 1950 में। UPS शब्द का पूरा नाम हो गया यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। संसाधन सहभागिता का अंग है लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। चलिए यहाँ बात है 1931 पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र कब पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो 1931 में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित? 1876 में हुआ। ALA जो है बुलाया जाता है, इसका शॉर्ट नेम है, और उसका फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा। चलिए 40 है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? 1877 में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित? 1909 में। बिहार पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम 2008 में हुआ, 18वां नंबर पर है। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द जोड़ा? तो लाइब्रेरी ऑफ विल्मा चक्के का पुस्तकालय। लाइब्रेरियन दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर, रंगनाथन जी के। विस्तार सेवा का स्वरूप है, तो लाइब्रेरी वेबसाइट है, और इंटेंशन है बुक और फेयर एंड एग्जीबिशन सब है। नेक्स्ट है कि प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेलविल डेवी के द्वारा ये किए गए थे। तो ये अब सब्जेक्टिव में आ गए हैं, तो ये जो है अब तो दोस्तों चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं जो ब्लिट्स की तैयारी कर रहे हैं, जो इनका एग्ज़ाम 2025-26 या 25 में भी है, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, कोर्स जो कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए है। उनके ही लिए नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि इस पूरे बुक को हम यदि देखें तो यदि आप यूनिट 2 में जाते हो तो यूनिट 2 में आपको सब्जेक्टिव में जो है नहीं समझाया गया है, डायरेक्ट उसमें 1 लाइनर बताया गया है, और नहीं तो फिर आपका बस टूनिस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। तो यूनिट 1 को कंप्लीट करते हैं, ठीक। यूनिट 2 में जो है 1 लाइनर रहेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी कुछ आपको याद हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका का वर्णन करना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो आंसर आपको हम बताएंगे उत्तर, तो उत्तर अच्छे से कॉपी पेन लेकर तैयार रहें, लिख लीजिएगा। वो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट हो चुका है, वो अब BPSC टायर 4 में जो आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, 1 लाइनर को लिख लीजिए, हम बता देंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो अभी कर ही रहे हैं, एग्जाम होगा उनका, तो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है यही आपका आने वाला है, ठीक है। आधुनिक समाज में पुस्तकालयों की भूमिका क्या रहेगी, अथवा पुस्तकालय समाज का दर्पण, इस पर आपको कथन को स्पष्ट करना है। याद रहेगा कि पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले लिखना है कि आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य की आवश्यकता में सबसे प्रमुख आवश्यकता शिक्षा, और बिना शिक्षा के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, नहीं वह समाज का उत्थान कर सकता है।
मनुष्य के आत्मविश्वास में जितनी भूमिका शिक्षा की है, उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुस्तकालयों के बिना शिक्षा की कल्पना मुश्किल है। परंतु पुस्तकालय का शिक्षा में जितना महत्व है, उतना ही सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कार्यों में भी है। पुस्तकालय द्वारा सामाजिक सद्भाव के साथ साथ ज्ञान वितरण का भी कार्य किया जाता है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, वैसे वैसे पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता जाता है। तो पुस्तकालय समाज का दर्पण कि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल आदि। ये सब सारी संस्थाएं समाज की किसी खास आवश्यकताओं को पूरी पूरी कर पाने में सक्षम है। उसी प्रकार लाइब्रेरी का भी गठन किया गया है और पुस्तकालय का क्षेत्र उद्देश्य तथा कार्यों के लिहाज से भी सभी संस्था से अधिक विस्तृत है। यह समाज की कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा जैसी आवश्यकता पूरा करने में सक्षम है, जो मनोरंजन, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी इसके बराबर का योगदान है। पुस्तकालय की समाज में भूमिका क्या है? तो पुस्तकालय की समाज में भूमिका को इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये सब सब्जेक्टिव है, लिख लीजिएगा, लिखना आपको है यही है, ठीक है। एक कहानी की तरफ सुनते रहिए बस, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसका टेंशन लेना नहीं है आपको। तो भूमिका क्या है? औपचारिक शिक्षा है आपका स्कूली शिक्षा में। तो स्कूली शिक्षा में जो है काफ़ी योगदान है इसका है, जैसे प्राथमिक स्कूल स्तर, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब गए होगे तो लाइब्रेरी आपको पुस्तकालय मिली होगी, पुस्तक आदि भी संग्रह वहाँ की जाती है। कॉलेज शिक्षा में आपका हो जाएगा शोध तथा विकास में, ये सब में आपके हो जाएगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका शोध एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि शोध कार्य बिना पुस्तकालय संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा ही शोध, प्रतिवेदन, रिपोर्ट तथा अन्य आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है। औपचारिक शिक्षा में भी आपका बता देख लें तो खुला विश्वविद्यालय में जो है छात्र हेतु है लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी का यूज करेंगे, कोई गवर्नमेंट का भी होता है, प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट भी खूब चल रहा है। मंथली यूज जो है खुद आ जाइए, 400 दीजिए, 4 घंटा पढ़िए, ऐसा कुछ है, रूटीन हो चुका है। लेकिन वहाँ कोई कोई प्राइवेट कॉलेज मतलब लाइब्रेरी में भी पुस्तक रखी रहती है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी से यही है कि आप ऐसे ऐसे जो प्रश्न आ जाएं तो अपने मन से भी कुछ बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब से ही आपको लिखनी हो, अपने मन से भी लिख सकते हैं जो आपको मन करे, जो आप अपने समाज में, आस पड़ोस में जो लाइब्रेरी देख रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो खुला विश्वविद्यालय, इग्नू, ये सब होता है, नालंदा भी खुला विश्वविद्यालय में ही आता है तथा ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आदि इससे में छात्र अध्ययन कर रहे हैं और ये सब गवर्नमेंट होता है, तो मतलब सरकारी है। जाइए, कार्ड आपका होना चाहिए, तो कार्ड है तो आप जाके पढ़ सकते हो, या लाइव वहाँ वो पुस्तक मिल गई तो वो पढ़िए, नहीं तो अपना खुद का पुस्तक ले जाइए, वहाँ पढ़ सकते हैं। वयस्कों की शिक्षा ये सब है, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर क्या करना है, नहीं, निरक्षरों की शिक्षा है, विकलांगों की शिक्षा है, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। फिर इस पर आप अपने मन से कुछ भी मन करे लिख सकते हैं। इसमें जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से लिखें। कामकाजी समूहों के अनुसंधान में है। अनुसंधान में यदि आप कोई काम कर रहे हो, इसको दिखा देते हैं कि शोध एवं विकास के कार्यों में योगदान देना पुस्तकालय का महत्वपूर्ण दायित्व है। शोध कार्यों में सफलता के लिए उपलब्ध ज्ञान तथा सूचना की जानकारी अति आवश्यक है। तो शोध कार्य बिना पुस्तकालय संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अन्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सारे में देख रहे हो ना, कुछ है नहीं, कुछ अपने मन से जो है ये लिखा हुआ है, तो आप भी लिख लीजिए, अच्छे से लिख लेंगे। नाटक, गोष्ठी, कहानी, चर्चा, ये सब जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी पुस्तक ही है। और यहाँ एक दिया हुआ है, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में इसे 3 तरह की होती है पुस्तकें: सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक और प्रेरणात्मक, ठीक है। मनोरंजन तथा फुर्सत के समय में ये सब जो है लिया हुआ है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, पुस्तकालय में परिवर्तनशील समाज, निष्कर्ष क्या है ये देखना है। तो ये सब कुछ थे। तो इसमें कोई खास गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए इसमें नहीं थी कि आपको बताएं, लेकिन हाँ
जो लिख रहे हैं सब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए है। तो यही है आपका। और इंटरनेट में भी आजकल लाइब्रेरी है, ऐप उप इंटरनेट का यूज जो है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी बुक जिसमें कि बहुत सारी आपको फ्री में PDF से जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ऐसे ऐसे लाइब्रेरी हैं आपके ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका का यहाँ वर्णन करना है। तो आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्यों की आवश्यकता में सबसे प्रमुख आवश्यकता शिक्षा है, और बिना शिक्षा के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता और न ही समाज का उत्थान कर सकता है। तो मनुष्य के आत्मविश्वास में जितनी भूमिका शिक्षा की है, उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। तो जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, ये तो वही बात है। तो ये आप ये सब क्वेश्चन जो हैं बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन ये सब आने वाले हैं, तो इस सब क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। और कैसे लिखना है ऐसे तो हम बता दें, लेकिन अपने मन से भी कुछ लंबा लिखिएगा, 3-4 पेज ज़रूर भरिएगा, ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिल सके। ठीक है, तो जितना लाइब्रेरी की आप प्रशंसा कर सकें कर सकते हैं। पुस्तकालय बता दें कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की आवश्यकता या भूमिका निम्नलिखित है। तो ये पढ़ाने का जो है मेरा तरीका यही है कि इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, ऑब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्टिव के लिए, तो ये चोरी यदि नहीं होती होगी, यदि नहीं हो पाई, तो आप कुछ पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ के जाइए, कुछ सुन के जाइए, ताकि आप अपने मन से लिख लें। और चोरी हो जाती है तो कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि बिलीव सब ऐसा डिग्री है ये लाइब्रेरियन की कि लोग तो अब पैसा से खरीद रहे हैं, खड़े खड़े जो है 1-2 महीना के अंदर उनको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। लेकिन जो अगले साल ऐसे भी वो पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, बस छोटा सा जानकारी लेके जाइए, क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। तो औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, और उतना अपने मन से लिख देना है, और फिर उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आपको बतानी है। तो औपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा में हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में पुस्तकालय का काफ़ी योगदान है, और बच्चों को जो है बांटा जाता है, और पुस्तक सभी जो है तरह की पुस्तक वहाँ संलग्न रहती है कि ताकि जो स्टूडेंट आए उनको अच्छी तरह से उनको आवंटन किया जाए। और नहीं तो फिर मैं अपने स्कूल के हम बारे में बता दीजिएगा, ना तो हम अपने स्कूल के बारे में आपको सुना दें कि मेरे स्कूल में भी लाइब्रेरी थी, तो है भी, अभी बहुत दिन हो गया हुआ, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो यदि आप 9th 10th 8 7 ऐसे जो है मेरा लाइब्रेरी में बांट दिया गया था स्टूडेंट को लेकर, कि 6 7 8 ऐसे स्टूडेंट वालों के लिए दूसरे बुक थे, 9th 10th वालों के लिए दूसरे बुक थे, मैगजीन थे, सब कुछ थे। और 11th 12th वालों के लिए, और मतलब हाई जो होता है ना क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो लाइब्रेरी वहाँ बटी हुई थी। तो आप ये भी आप लिख सकते हो, जो आप लाइब्रेरी अब देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। स्कूली शिक्षा में भी बटा हुआ है, प्राथमिक जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है, यही है आपका प्राथमिक स्तर है, मिडिल ये सब स्कूल है, 10th 12th है, 8 7 6 में सब बटा हुआ है। आप जिस क्लास में उस वहाँ आपको अलग सी जो है बुक मिलेगी। ठीक है, कॉलेज शिक्षा में आप जाते हो, ये तो स्कूल में हो गया। कोई कोई स्कूल जो है आपका 10th+2 भी करवाता है, तो मेरा 10th+2 था इसीलिए बोल दिया, नहीं तो कोई कॉलेज में ही 10th+2 होता है। ठीक है, तो कॉलेज में भी आपकी पुस्तकालय है, अब जो आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या सभी तरह की पुस्तकें आपको मिल जाएगी। शोध विकास के लिए, जर्नलिज्म जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको अच्छी तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से आपको संस्थाएं में जो है मिल जाए, वही हो जाएगी आपकी। और अनौपचारिक हो गया कि अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है। खुला, जैसे कि खुला विश्वविद्यालय, ये सब आपका अनौपचारिक में आपका हो जाएगा। औपचारिक में जो है खुला नहीं है, आपको जाना है क्लास करना है, वो आपको। अनौपचारिक में खुला है, नालंदा इग्नू जैसे है, लेकिन वहाँ भी लाइब्रेरी है। पर आप क्लास करें या ना करें, आप लेकिन लाइब्रेरी में जाना चाहते हो तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, इग्नू इस समय नालंदा में। ठीक है, ये सब है आपका खुला विश्वविद्यालय में। तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक ही क्वेश्चन को यहाँ बार बार
में क्वेश्चन एक ही है, और समझिए अब आते हैं यहाँ से प्रश्न आपका आ जाएगा। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैं बता दूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये लिख लीजिएगा। ऐसे तो उनको हम जानकारी दे दिए हैं, बता दिए हैं रंगनाथन जी के बारे में डिटेल से, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में जो आएगा 5 सूत्रों का वर्णन चलिए करते हैं। तो सियाली रामामृत रंगनाथन भारतीय ग्रंथालय विज्ञान के जनक, ग्रंथालय विज्ञान के महान विचारक के रूप में विख्यात हैं। उनके मौलिक विचारों ने ग्रंथालय के क्षेत्र में काफ़ी उत्पन्न करके नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, उनके उल्लेखनीय योगदानों में ग्रंथालय विज्ञानों ने 5 सूत्र का सर्वप्रथम आता है। रंगनाथन ने सर्वप्रथम इन सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किया गया है, और 1931 में इसका प्रकाशन भी हुआ। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाने लगा। तो 5 सूत्र कौन कौन है? पुस्तक की उपयोग करता है, बुक्स आर फॉर यूज में सब यूज कर सकते हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, या ठीक है, और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। मतलब कि पाठक मैंने आप समझ गए ना, पढ़ने वाले। तो मतलब कि बोल रहा है फर्स्ट क्या, पुस्तक के मतलब यूज, आपका जो है यूज करने वाली पुस्तक आप वहाँ पर हो, उपयोग वाले हो, ऐसे बकवास नहीं, कोई यूज ही नहीं हो रहा हो, वो सब पुस्तक होनी चाहिए। और जो पुस्तक पाठक को उसकी जो पाठक पुस्तक पढ़ना चाहता है, जो आप लेना चाहते हो लाइब्रेरी में जाकर, वो आपको मिल जानी चाहिए। तो ठीक है, ये 500 तो ऐसे ऐसे बताया गया है। और फिर है कि आप और फिर इसी को ये क्या क्या उल्टा क्या है कि प्रत्येक पुस्तक को भी जो है पाठक मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, पुस्तक बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वहाँ रखे हुए हैं, लेकिन पाठक वहाँ है ही नहीं, वो पढ़ने वाले सब एक ही चीज़ पढ़, सब एक एस एस सी की तैयारी, मैं लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हूँ, एस एस सी की तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ जो है और PhD सब की बुक पढ़े हुए हैं, कोई यूज हो ही नहीं रहा है, 1 2 का बुक पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वहाँ भी उसका पाठक होना अनिवार्य है। ठीक है, और पाठक का समय बचेगा ही तो हो जाएगा। और ग्रंथालय बद्धन से संस्था है। और 5 सूत्र में ये सब लिख देनी है, इसका इसमें आपको बस गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करेंगे वही ऊपर वाले थे, ये सब याद करना, उसके बाद कुछ नहीं है आपका। अब जिनको अब एग्ज़ाम में लिखना है, को अब जाके बैठना है, पूरा कॉपी भरना है, तो यहाँ से आप जो है भर दीजिए। और यही 5 सूत्र को भी आप अच्छी तरह से डिटेल से समझा दीजिए, जो मन करता है आप लिख देंगे तो चलेगा, और नहीं तो फिर ये सब आप लिखना शुरू कर दें। चलिए बताते हैं। तो यही कर लें कि रंगनाथन जी की निम्न बातों पर जोर दिया गया है। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, लोकेशन आपका जो है स्थान निर्धारण होना चाहिए कि लोकेशन यहाँ तो यहाँ होनी चाहिए। जैसे बात कर लें कि ग्रंथालय का स्थान निर्धारण ऐसे जगह पर करनी चाहिए जो खासकर नगर अथवा विश्वविद्यालय महाविद्यालय के केंद्र में स्थापित किया जा सके, जिससे कि वहाँ के आसपास के कॉलेजों छात्र छात्राओं अथवा पाठकों को ज़्यादा सुविधाओं का सामना न करना पड़े। ठीक है, और बताएं कि अपने कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सके, और जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार अथवा स्टेशन आदि के समीप भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे पाठकों को कम से कम समय ग्रंथालय तक पहुंचने में नष्ट न हो। यह है अबाध प्रवेश प्रणाली है आपका, मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम। ग्रंथालय में अबाध प्रवेश से प्रणाली, कभी कभी हिंदी जो है इंग्लिश में समझ में आती है। तो ओपन एक्सेस सिस्टम का महत्व प्रथम सूत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब पाठक अपनी मर्जी से पुस्तक के रैक तक जाएगा तो निश्चित रूप से पुस्तक का उपयोग बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आम आदमी भी समय अभाव के कारण वो ओपन एक्सेस सिस्टम वाली दुकान या शॉपिंग मॉल में खरीदारी से अधिक रुचि लेता है। तो ये सब आप लाइब्रेरी में भी रखिएगा, तो लोग पढ़ने के लिए रुचि लेंगे, आएंगे वो। ठीक है, रैंक व्यवधान, सेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैथलॉगिंग, CC, ये सब उपकरण जो है होने चाहिए लाइब्रेरी में, और ताकि पाठकों तथा कर्मचारियों को ग्रंथालय में संग्रहित समग्र पाठक सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है। ये सब सहायक क्रम व्यवस्थापन हो गया, आपका ग्रंथ सूची हो गया, कैटलॉग, ये सब जो होता है, बिब्लियोग्राफी हो गया, संदर्शिकाएँ गाइड हो गया, संदर्भ सेवा हो गया, गाइड, ये सब भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे गाइडेंस करेंगे,
कौन सी कब बुक हो, कैटलॉग हो, ताकि आराम से आपको पुस्तक मिल सके। यदि आप ऑनलाइन लाइब्रेरी में गए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर पे आपका काम हो जाएगा इंटरनेट से। लेकिन आप ऑफलाइन वाले में गए हुए हैं तो जहाँ कॉपी पेन से काम होती है तो कैटलॉग का होना बहुत ज़रूरी है। राज्य का उत्तरदायित्व क्या है ये सब आपको भी लिख देनी है। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र कार्यान्वयन हेतु निम्न बातों पे ध्यान देना है। ठीक है। पुस्तक का चयन, ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व है पुस्तक का चयन, बुक का सिलेक्शन कैसे करना है ये दिखनी है आपको। कर्मचारी चयन होनी चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम, ये प्रणाली दो प्रकार की होती है, इसलिए इस पर ध्यान दें क्योंकि वो सब अपने मन से लिख लोगे। तो खुला प्रणाली क्या हो जाएगा, ये प्रणाली दो प्रकार के होते हैं, खुला द्वार प्रणाली और बंद। खुला द्वार प्रणाली में पाठक खुद पुस्तकालय में रैक तक जाकर पुस्तक लेते हैं, ठीक है, खुला में। और बंद में क्या होता है कि उनको पुस्तक लाकर दिया जाता है, ये आप जान लेंगे। विस्तार सेवा, एक जगह से दूसरी जगह पुस्तकालय सेवा पहुंचाने के लिए विस्तार सेवा कहते हैं। विस्तार सेवा के द्वारा एक लाइब्रेरियन आसानी से पाठक तक पहुंच सकता है। ठीक है, जो ये 5 सूत्र है, 5 सूत्र को ही यहाँ किया गया। पाठक का समय बचाना है, पाठक को खोजना है, यही सब है। और ये सब आपको जितना मन करे कॉपी भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, और कुछ खास नहीं है। जैसे कि यहाँ पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है जिसमें कि पुस्तकालय को दो प्रकार से इसमें रखा गया है, एक बाल विकास, एक वयस्क विकास में रखा गया है। ठीक है। पाठकों का विकास कैसे करना है ये सब दिया है। पाठक का अध्ययन कक्ष होने चाहिए, ग्रंथ परिसंचरण होनी चाहिए। ग्रंथ परिसंचरण आपका सर्कुलेशन मतलब अच्छे से आप बनाए रखें, अधिक से अधिक वहाँ स्रोत हो पुस्तकों की बैठने की, ये सब आपकी होनी चाहिए। कर्मचारियों का विकास होना चाहिए, पुस्तकालय भवन का भी विकास होना चाहिए। जितनी आप अनौपचारिक औपचारिक में भर सकते हैं लिख सकते हैं। तकनीकियों का भी विकास होना चाहिए क्योंकि आजकल तकनीकी ही काम आ रहा है, तो इसलिए उसमें विकास होना चाहिए। रंगनाथन के 5 सूत्र को जो है अच्छी तरह से डिफिनेशन करके समझा दें। ठीक है, चलिए अब पुस्तकालय से क्या समझते हैं। तो ये तो आपको शुरू में ही बताए थे, पुस्तकालय और पुस्तकालय साइंस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो अब क्वेश्चन को लेते हैं और लिखना शुरू कीजिएगा। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो रहा था वो रंगनाथन ही रहे थे, और उसके बाद कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अब चलिए आगे सब जो है ब्लिट्स कोर्स वालों के लिए ही इसमें रखी गई है। ठीक है, तो रंगनाथन का जितने भी हैं आप पांचों को आराम से लिख लीजिए। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, अबाध प्रवेश प्रणाली, आप ये सब देख सकते हो, ये सब तो आपको करवा ही दिए हैं। सूचीबद्ध वर्गीकरण ये सब है जो इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्धनशील आपका ये सब तो ही है। तो ग्रंथ का विकास, तो ग्रंथ तथा ग्रंथ भंडार, तो एक विकासशील संस्था जीवंत ग्रंथालय में ग्रंथों की संख्या बढ़ती है जिसका प्रभाव ग्रंथ भंडारण तथा निधानियों पर भी पड़ता है। अंततः ग्रंथालय भवन की योजनाएं बनाते समय इस विकास की दृष्टि रखना चाहिए कि भवन में कालांतर में बढ़ोतरी करने का प्रावधान होना चाहिए। ग्रंथ रखने की निधानियों में एकरूपता होनी चाहिए, उनके फल सामंजस्यनीय होनी चाहिए। ठीक है। और सूची तथा सूची कक्ष है, दूसरा रखा गया ग्रंथ विकास का। फर्स्ट है ग्रंथ भंडार। यदि आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यदि आप एग्ज़ाम ये सब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ समझा रहे हैं, याद रखिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा चलेगा। आप दूसरा नहीं, अब ये सूची तथा सूची कक्ष भी नहीं लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 2 में मिला भी देंगे तो चलेगा, बस कॉपी आपको वहाँ भरना है। तो वो याद करने के लिए सूची तथा सूची कक्ष में हो गया कि ऐसा कहा जाता है कि सूची का विकास ग्रंथ भंडार से 6 गुना अधिक होता है क्योंकि औसतन प्रति ग्रंथ 6 पत्रक तैयार किए जाते हैं। ग्रंथालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को सदैव दृष्टिगत रखना चाहिए। पंचम सूत्र के प्रभाव के कारण ही प्राचीन पंजी स्वरूप सूची त्याज्य घोषित कर दी गई है और पत्रक स्वरूप सूची का आविर्भाव हुआ है, जो दिन प्रतिदिन आने वाले नवीन ग्रंथों की प्रविष्टियों को उचित स्थान देने तथा पुराने गतिविधि ग्रंथों को प्रविष्टियों को उससे निकाल देने की सुविधा प्रदान करती है।
वर्गीकरण पद्धति, पाठकों का विकास, ये सब आपको करवाना है। कर्मचारियों का विकास, पुस्तकालय भवन का विकास, ये सब होनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्न है, पुस्तकालय से क्या समझते हैं? तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द हिंदी का रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक का घर। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणालियों, पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने एवं पद्धतियों को प्रणाली से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय, ठीक है। जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है, और आलय स्थान घर को कहा जाता है। और बात करें इस प्रकार, पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्रिका, मानचित्र, हस्तलिखित सभी की सामग्री संग्रहित हो, और तो वही पुस्तकालय आपका हो जाएगा। पुस्तकालय कई प्रकार के हैं आपका, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यावसायिक पुस्तकालय, सरकारी, चिकित्सा विश्वविद्यालय, हर संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय होती है। और फिर सब पर एक एक करके डिटेल से लिख दीजिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या क्या है, समाज के लिए जो हर कोई जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय आपका होता है जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित होता है, ठीक है। वही बात करें शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय होता है, जो आपको बता दिए थे कॉलेज इस सब में दो प्रकार इस समय बांट दिया गया है, तीन प्रकार की बांटा गया था ना, सेकेंडरी में 8 क्लास, 12th क्लास विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं। ये सब आपको जो है सिर्फ पेज भरना हो तो लिख दीजिएगा सबके बारे में अपने मन से, क्योंकि आप ब्लेस लाइब्रेरी कर रहे हो तो दिमाग अपना ना लगा सकते हैं लेकिन ये सब प्रश्न आपके आएंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन करना है, तो ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय उसमें भी लिख देना है, लेकिन इसमें भी अलग से पूछ रहा है, तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं, जान लेते हैं, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों में सार्वजनिक पुस्तकालय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसके भूमिकाओं और कार्यों पर ध्यान दिया जाए तो इसके क्षेत्र अन्य पुस्तकालयों से काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता द्वारा जनता के लिए संचालित होता है, यह आम जनों के लिए भी उपलब्ध है। शिक्षा का प्रसारण एवं जन सामान्य को सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। जो लोग स्कूलों या कॉलेजों में नहीं पढ़ते, जो साधारण पढ़े लिखे हैं, अपना निजी व्यवसाय करते हैं, अथवा जिनकी पढ़ने की अभिलाषा है और पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं और रुचि का साहित्य पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे वर्गों में रुचि को ध्यान में रखकर जनसाधारण की पुस्तकों की मांग सार्वजनिक पुस्तकालय ही पूरी कर सकते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य आपको शिक्षा में, व्यवसाय की शिक्षा में, निरक्षरों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, कामकाज सब के लिए है, लेकिन ये सिर्फ आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में भी होता है, मनोरंजन, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, पुस्तक एवं परिवर्तन से समाज में होता है। चलिए अब राष्ट्रीय पुस्तकालय से अब समझते हैं, क्योंकि वो आप सार्वजनिक था, अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय पुस्तकालय की आप बात करें तो जिस पुस्तकालय का उद्देश्य राष्ट्र में उपलब्ध ज्ञान संरक्षण करना होता है, संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ इस हर प्रकार के पाठकों को आवश्यकता अनुसार पठन सामग्री का संकलन किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है, और भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1936 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई थी, जिसे 1902 में जो है इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। आज़ादी के बाद सन 1948 में इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था, तथा सन 1953 में तत्कालिक शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया है। नेशनल लाइब्रेरी से तात्पर्य एक ऐसी लाइब्रेरी से है जहां राष्ट्र की साहित्यिक संपदा एवं भौतिक धरोहर को एकत्रित कर कानून की संपत्ति से सुरक्षित रखा जाता है। तो इस संदर्भ में पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय का कथन है कि द लाइब्रेरी, हिंदी में बोल देते हैं, लगता है इंग्लिश में इनका कथन है कि द लाइब्रेरी हैविंग द ड्यूटी ऑफ कलेक्शन एंड द प्रिजर्विंग फॉर पोस्टरिटी, the library product of the country. It is a central station for the assembling and the dissemination thought every, अर्थात यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहाँ विचार रूपी ऊर्जा को
एकत्रित कर उसका प्रसारण एवं संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास की बात करें तो स्थापना, जैसे कि बता दें आपको, कि भारत के संविधान के धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची 7वें में प्रविष्ट किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है और पुस्तकालय की स्थापना एक लंबा इतिहास है। इसकी इतिहास जो है 1836 में स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से प्रारंभ होता है और 1844 में से मेडुकॉफ नामक भवन में स्थापित किया गया और फिर 1890 के समय प्यारी चंद्र मित्र इस पब्लिक लाइब्रेरी के ग्रंथाध्यक्ष थे। 1891 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की। तो बाद में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये बनता है 1902 में। और इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 को मेडकॉफ नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम ग्रंथाध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ ही दुर्लभ एवं सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का अर्जन इस पुस्तकालय का उद्देश्य बन गया। फिर 1907 में जो है हैरीनाथ डे इसके प्रभारी बने और 1911 में J.A. चैपमैन ने इस पुस्तकालय का कार्य संभाला और इसका जो है चहुमुखी विकास हुआ। और 1928 में भारत सरकार ने पुस्तकालय के पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार के लिए रिए की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की और जिसे अनुशंसा की इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी में घोषित किया जाए और एक विधि के तहत देश के अंदर प्रकाशित पुस्तक एवं पत्रिका की 2 प्रतियां इससे भेजी जाए, परंतु यह असफल योजना रही। 1933 में जो है बात करें कि K.M. असदुल्ला पुस्तकालयाध्यक्ष बने और उन्होंने 1935 में 6 मास का पुस्तकालय प्रशिक्षण प्रारंभ किया जो 1945 तक चला। इसके बाद V.S. केशवन पुस्तकालयाध्यक्ष बने। तो V.S. केशवन जो है पुस्तकालय अध्यक्ष बने और 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया और V.S. केशवन इसके पुस्तकालय अध्यक्ष बने और 1951 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी की अनुशंसा पर इसे मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेलवेडियर में लाया गया, जहां यह आज तक है। 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन मंत्री भारत सरकार मौलाना अबुल आज़ाद के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया था। तो ये जो है नेशनल लाइब्रेरी की दान ने तो इसके संगठन के बारे में अध्यक्षता कर रहे थे शिक्षा मंत्री थे। सचिव जो है पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन असिस्टेंट होते हैं और अन्य बहुत सारी होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है ये बता रहा है आपको। तो सबका कार्य की है सामग्री का अर्जन, संरक्षण, सामग्री, हस्तलिखित साहित्यिक विदेशी मुद्रित सामग्री का योजनाबद्ध अर्जन होना चाहिए, ज्ञान निर्देशन के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका एवं ये सब अपने मन से लिख लेंगे, सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देश में उपलब्ध दुर्लभ प्रलेखों का अर्जन। आगे चलते दिखाते हैं आपको सेवाएं क्या है, ये सब बता देना है। शैक्षणिक ग्रंथालय पे आते हैं, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी के कार्यों पर उद्देश्य करना है, इसके बारे में वर्णन करनी है। तो इसके बारे में जाने तो शैक्षणिक मतलब किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा ग्रंथालय, वही आपका शैक्षणिक ग्रंथालय कहलाता है। यदि आप कॉलेज इस सब में, विद्यालय में, आप शैक्षणिक शिक्षा संस्थान जहाँ भी है वहाँ से जुड़े हुए हैं तो वही आपका हो जाएगा। उसके बारे में आपको जो है बहुत सारे बात बता दिए हैं फर्स्ट सेकंड ही क्वेश्चन में, तो अब एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं लगती है, ताकि आप लोग खुद अब लिख सकते हो। और एक ही क्वेश्चन जो है एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन उसके कई अनेक है। ठीक है। विद्यालय ग्रंथ, महाविद्यालय, इस सब पे लिख देना। कार्य क्या करना है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय के बारे में क्या बताना, 3-4 भाग में इसको बांट देना है, कॉलेज को लेकर, स्कूल को लेकर। ठीक है। कार्य कैसे होता है, आप लोग कॉलेज में आपके लाइब्रेरी होंगे ही, उसी की चर्चा कर देनी है। ठीक है। भवन का निर्माण कीजिए, पैसा मंगवाइए, सरकार आपको पैसा दे ही रही है। UGC सब कर्मचारी ग्रंथ ये सब वेतन होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। आप ऐसे भी यदि कोई लाइब्रेरियन को रखते हैं तो अनपढ़ को तो नहीं रखिएगा ना।
कोई शिक्षित कोई रखना है, सेवाएं आपको क्या क्या दे रहा है, आदान प्रदान कर रहा है नहीं कर रहा है, छाया प्रतिलिपियाँ सेवाएं प्रदान कर रहा है कि नहीं, कैसा वहाँ का काम हो रहा है, कैटलॉग है कि नहीं, कि आपको आसानी से कुछ भी पुस्तकीय सामग्रियाँ मिल जा रही है कि नहीं, ये सब आपको जो है लिख देनी है। ठीक है। पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास का वर्णन करना है यहाँ। तो इतिहास में आपको क्या कर देना है, रंगनाथन जी को जोड़ देना है, जितने भी लाइब्रेरी बताएं उसको लिख देना है। फिर आपका एक लाइब्रेरी आपका कोलकाता में जो बड़ा इम्पीरियल लाइब्रेरी एंड राष्ट्रीय लाइब्रेरी, इसके बारे में आपको जो है लिख देनी है। ठीक है। लेकिन अब जानकारी यहाँ देते हैं ताकि पेज सिर्फ भरना हो, तो यहाँ इतिहास की बात की जा रही है ना, तो इतिहास को चलिए समझते हैं। यदि अब इतिहास का प्रश्न आ जाए तो देखते हैं, तो पुस्तकालय का इतिहास आज से नहीं बल्कि इतिहास लेखन के काल से ही चली आ रही है, और जो कालांतर में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में फैली है। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य एक ऐसे चेतना युक्त प्रयास से है जिसके द्वारा सबके उपयोग के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रंथालयों का संबंध तंत्र स्थापित किया जा सके। पुस्तकालय विज्ञान के जो विद्वान हैं ऐसा रंगनाथन ने पुस्तकालय आंदोलन के संदर्भ में लिखा है कि मुद्रित सामग्री के संकलन, व्यवस्थापन तथा परीक्षण के लिए यह वहाँ छोटे बड़े पुस्तकालय खोल देना पुस्तकालय आंदोलन नहीं है। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है कि निःशुल्क और सार्वजनिक कोष से स्थापित पुस्तकालयों का एकीकृत जाल बुनकर उन्हें प्रभावकारी रूप से चलाना है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये सिर्फ एक वर्णन जो इतिहास का करना है, तो इसमें जो है बताया गया है डॉक्टर ऐसा रंगनाथन जी जो बोले थे उनके बारे में कि जैसे जैसे कि पुस्तकालय छोटे बड़े खोल देना, इन्होंने जहाँ मन किया खोल दिए और पैसा लूटना शुरू कर दिए ये, और नहीं तो फिर आंदोलन कर रहे हैं और कोई उसका काम आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो ये कोई आपका आंदोलन बेकार है, आंदोलन करना बेकार है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, ये पुस्तकालय खोलना नहीं चाहिए। पुस्तकालय का मतलब है, आंदोलन का अर्थ होता है कि निःशुल्क सार्वजनिक सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। और सब कुछ उसमें अच्छी तरह से प्रभावकारी रूप से चलाना भी है। तो प्राचीन काल इतिहास मध्यकालीन आधुनिक सब जानते हैं, जो इंडिया के बारे में जानते थे। तो चलिए पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास। तो भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा तथा जगत गुरु के नाम से भी विख्यात रहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना पुस्तकालय के एक समृद्ध शिक्षा केंद्र की कल्पना भी मुश्किल है। भारत के 3 विश्वविख्यात प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था। हालांकि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा पुस्तकालय को जला दिया गया और कहा जाता है कि ये पुस्तकालय 6 महीने तक जलती रही। इससे ही हम इसके पुस्तकालय की विशालता का अनुभव कर सकते हैं। मध्यकालीन में है कि पुस्तकालय आंदोलन की ऐसे लिखने के लिए इसमें इसलिए दिया हुआ है, बता रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ पेज भरें, क्योंकि इस बार आपको इसलिए दोहरा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम में जाइए, पेज भरना है तो खूब लिखना है आपको, है कि नहीं। तो जानकारी सब ले लीजिए। मध्यकालीन इतिहास में क्या लिखना है, तो चलिए इसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है ये सब लिख लीजिएगा। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास जो हुआ था इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया था। तो इंग्लैंड का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हुआ था 1850 में हुआ था। भारत में इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ 1910 में हुआ। ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ 1850 में और इंडिया में हुआ 1910 में। बड़ौदा के नरेश सयाजी एवं गायकवाड़ द्वितीय के प्रयास से हुआ। उन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर जाना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी एवं विद्वान शासक थे जिन्होंने पाश्चात्य देशों का भ्रमण किया था और भ्रमण क्रम में उन्होंने इन देशों के पुस्तकालय एवं इसकी व्यवस्था को देखा। इससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। वापस स्वदेश लौटने के पश्चात उन्होंने वहाँ की कर्ज पर ही अपने देश में भी सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की तथा इसे जनता की सेवा के लिए निःशुल्क रखा। तो इस ग्रंथालय के निदेशक के रूप में अमेरिकी ग्रंथालय विज्ञान के विशेषज्ञ W. A. वार्डन को नियुक्त किया गया है, जिसके प्रयास से ही प्रथम भारतीय ग्रंथालय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 1911 में शुरू किया गया तथा जिनके प्रयास से ही प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका, नाम है ये लिख लीजिएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी 1915 में प्रकाशित की गई। ठीक है।
और इसके उपरांत धीरे धीरे देश के संपूर्ण राज्य में ग्रंथालय व्यवस्था प्रारंभ हुई, और जो बड़ौदा के ही तरह एक कड़ी से अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राज्य केंद्रीय स्तर तक जुड़ा हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत में हुए पुस्तकालय आंदोलन को निम्नलिखित दर्शकों के अंतर्गत रखा गया था। तो यही बात जो है अब दिखा दें आपको। ठीक है, वही गाँव पुस्तकालय संघ है आपका। तो फिर स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में अब जान लेते हैं, यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट हो गया मतलब राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ का निर्माण जो है 1914 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद 1921 में महाराष्ट्र, 23 में मद्रास, 25 में बंगाल, 29 में पंजाब, 1930 में केरल, 36 में बिहार में हुआ, 1938 में असम, 1939 में दिल्ली, 1944 में उत्कल मतलब उड़ीसा हो गया, 1953 में गुजरात, 56 में उत्तर प्रदेश, वही 62 में मैसूर और राजस्थान में हुआ, और 63 में गोवा में ये स्थापित हो गया था आपका स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन राज्य स्तरीय पुस्तकालय। ठीक है, अब है नेशनल लाइब्रेरी मतलब राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों के अतिरिक्त राष्ट्र स्तर पर भी पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई, जो इस प्रकार 1933 में ILA, 1933 में ही GILA हो गया, 1955 में IAS LIS हो गया, 69 में IAT LIS हो गया, 73 में AALDI हो गया, 1976 में AIA तथा 78 में INDAL इत्यादि स्थापित की गई। पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकालय अधिनियम जो है पुस्तकालय व्यवस्था का नियंत्रित रखती है। प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले ये लिख लेंगे कि प्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो है 1948 में कहाँ हुआ था, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में, तो मद्रास में हुआ था। इसके बाद फिर 1960 में आंध्र प्रदेश में हुआ, 65 में कर्नाटक में हुआ, 67 में महाराष्ट्र में हुआ, 69 में पश्चिम बंगाल में हुआ। प्रारूप मतलब मॉडर्न बिल की तो रंगनाथन महोदय ने पब्लिक लाइब्रेरी के बेहतर सुविधा के लिए इसके विकास हेतु मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार किए थे। इसे 1931 में बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मतलब कि AAEC में बहस के लिए प्रस्तुत किया। वाद विवाद के पश्चात के आदर्श प्रारूप 1972 तक 14 राज्यों के लिए लागू किया गया था। फिर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा भी आपका यहाँ आता है। तो ये पुस्तकालय आंदोलन सही रूप से तभी सिद्ध होगी जब आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए। वही आप देख लीजिए कि ये जो है आपका विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय में 1 साल का PG डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस कोर्स कराया गया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 42 करवाएगी, जो आप लोग करते हैं 1 साल का, बिलीव 1948 में हुआ था। ठीक है, और वही दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम MLB भी करवाया गया 1949 में, और MPhil जो होता है और PhD 1950 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद लगभग सभी राज्यों में पढ़ाई सुलभ हो गई है। अब वही बिहार में आ जाएं तो बिहार में सर्वप्रथम इसकी पढ़ाई जो है भागलपुर के द्वारा 1971 में शुरू की गई, और वर्तमान समय में बिहार के 12 में से 9 विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की जो है पढ़ाई सब होती रहती है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। लाइब्रेरी अंडर 5 ईयर्स प्लान पुस्तकालय के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भी राशि स्वीकृत की गई। इस योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में बात करें तो पुस्तकालय के विकास के लिए 1 करोड़ का रुपए का प्रावधान किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 हुआ, इसमें पब्लिक लाइब्रेरी का जाल बिछाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए प्रावधान किए गए। तीसरे पंचवर्षीय योजना में लाइब्रेरी नेटवर्किंग पर खर्च किया गया। वही चतुर्थ में इसके पूर्व जो है 60 से 69, 68, 69, 3 1 वर्षीय योजना ये सब लाई भी गई थी, जिसमें कि 30 करोड़ 99 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है, 5 ईयर प्लान में ग्रंथालय विकास पर फिर चर्चा नहीं हुई है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आधुनिकीकरण के लिए 996 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये सब आप लोग बस देख सकते हैं, वहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं यदि आप कोर्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिलीस की। तो
ऐसा है गवर्नमेंट जॉब में ये इतना नहीं पूछने वाला है कि इस योजना में कितना रुपये खर्च किया गया है। पुस्तकालय विकास हेतु की आप बात करें तो एडवाइजरी कमेटी एंड कमीशन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बेहतर सुधार भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कमेटी का कमीशन का निर्माण किया गया जो निम्नलिखित है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय योग का गठन हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले इसे याद कर लेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है तो कॉपी में ये लिख लीजिए कि भारतीय विश्वविद्यालय योग का गठन कब किया गया, तो 1904 में किया गया है। और 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है ये डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में की गई। तो ये सब आप लोग लिखते रहिए, ऑनलाइनर की तरह है, आएगा जरूर आएगा। वही बात करें 1952 में A.L. मुदालियर आयोग का गठन किया गया और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बनाया गया 1953 में, जिसमें ग्रंथालय वित्त, ग्रंथालय कर्मचारी इत्यादि का फार्मूला प्रस्तुत है। फिर 1957 में एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी बनाई गई जिसके अध्यक्ष KP सिन्हा थे और सिन्हा कमेटी भी कहा जाता है। 1964 में जो है DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन की गठन किया गया जिस उन्होंने पुस्तकालय की में सुधार की अनुशंसा की। फिर आते हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसमें क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में की गई है और जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण के लिए काम में आया था, तो पूछ लेगा कि गांव में जो है ग्रामीण काम के लिए पुस्तकालय कौन से, तो राजा राम मोहन राय है। और यहाँ 8 क्या है, यहाँ बोल रहा है कि वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी प्लानिंग कमीशन ने 1964 में ही वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी का गठन किया जिसमें लगभग 31 करोड़ की लागत पुस्तकालय की योजना की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो पुस्तकालय अधिनियम क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, किन के राज्यों में यह लागू हुआ है। बिहार पुस्तकालय अधिनियम पर चर्चा करना, ये इतना आपको जो है इस पर जब आएगा तो वो आपको क्या आवश्यकता उद्देश्य बताते हैं, लेकिन इस सब आपको लिखना है। अधिनियम के तत्व, पुस्तकालय अधिनियम वाले कौन कौन से कितने राज्य हैं और कब इनकी स्थापना हुई, कब ये बने हैं, वो यहाँ लिखना है। टोटल कितने, 19 है। फिर बिहार राज्य पुस्तकालय सूचना अधिनियम 2008 के बारे में आपको यहाँ लिख देना है, मैं जितना आप कॉपी भरें। फिर उसका अमेरिकन पुस्तकालय संघ आ जाएगा ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको आंसर देना है, तो कॉपी भरना है। तो चलिए सुन लीजिए कि अधिनियम से तात्पर्य वैसे कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। जहाँ तक पुस्तकालय अधिनियम का सवाल है, यह वैसा कानून है जिसको सरकार द्वारा पुस्तकालय सेवा के विकास एवं संचालन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु बनाया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के वित्तीय प्रबंध के साथ साथ ढांचागत सुविधा विकसित किया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों का प्रावधान किया जाता है ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु धनों का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पुस्तकालय अधिनियम है, ये सरकार ही द्वारा बनाया गया। इतना सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं मतलब जनता के लिए, सब जो है जनता के लिए जनता ही खुद करती है और सरकार जो पैसा लगाती है देती है, वही इसी के बारे में चर्चा देने। और जितना आप लिख सकते हो लिख सकते हैं अपने मन से। आवश्यकता एवं उद्देश्य क्या है, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोग आराम से चोरी ना कर सकें, आराम से लिखते रहें। में पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता को इस प्रकार देख सकते हैं। कानूनी संरक्षण हेतु, वित्तीय आधार हेतु, पुस्तकालय की स्थिति में सुधार हेतु, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा हेतु और निरंतर विकास हेतु, अपराध शिक्षा और साक्षरता हेतु, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, वही बात कर ली कि अधिनियम के तत्व, पुस्तकालय अधिनियम के तत्व निम्नलिखित हैं। प्रस्तावना हो गया, राज्य स्तरीय प्राधिकरण हो गया, पुस्तकालयों का नेटवर्क, वित्तीय प्रावधान, कर्मचारियों का दर्जा, ये सब बता नहीं रहे क्योंकि ये सब आपको करवा चुके हैं। बस आपको अपनी समझ से लिखते रहनी है, जितना पेपर भरना है भर सकते हैं। हाँ, अब ये सब याद करना है तो ये सबको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय अधिनियम वाले राज्य कौन कौन, तो सबसे पहले मद्रास का आया था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया था। ये रिवीजन आपका हो जा रहा है क्योंकि ये आपको जो है बताए हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, देख लीजिए। वही आंध्र प्रदेश का 1960 में, कर्नाटक का 1965 में एक्ट आया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी का 1967 में, मणिपुर वेस्ट बंगाल का 1979 में,
मणिपुर का आ गया 1988 में, हरियाणा पब्लिक एक्ट 1989, और केरला का भी 1989, और 93 में आया गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, 93 में है, मिजोरम का भी, 2001 में गुजरात का है, उड़ीसा का 2001 में है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का 2005 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया। राजस्थान की बात करें तो 2006 और पुडुचेरी की 2007 में आया। भाई आपका छत्तीसगढ़ का भी 2007 में आया, बिहार का 2008 में आया, और अरुणाचल प्रदेश 2009 में। ठीक है, तो अब यहाँ बिहार राज्य पुस्तकालय सूचना अधिनियम क्या है देख लेते हैं, 2008 के बारे में जानते हैं। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरियन की, बिहार की लाइब्रेरियन की, तो वो ज़रूरी इसे पढ़ लेंगे, इसे देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी लेगा कब आया था अधिनियम, ये तो 2008 में आया था। तो आज़ादी के 60 साल बाद 2008 में बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008 के नाम से ये पारित हुआ। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, पुस्तकालय अधिनियम की प्रस्तावना सुस्पष्ट है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न स्तरों तक पुस्तकालय प्रणाली व्यवस्थित किए गए हैं, जैसे राज्य स्तर पर, प्रमंडलीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, इस सब पर किए गए हैं। निजी पुस्तकालय इस सब भी हो गया। अधिनियम में राज्य स्तर पर प्राधिकार है, और इस प्राधिकार के तहत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित 12 सदस्य होंगे, जिसमें कि शिक्षाविदों एवं पुस्तकालय विज्ञान विशेषज्ञ एवं मानव संसाधन, संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग के प्रतिनिधि होंगे। वित्तीय प्रावधान है, बिहार राज्य में शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा है, और इसका एक कारण यह भी है कि राज्य में पुस्तकालय सेवा की स्थिति बदतर है, और आज़ादी के लगभग 60 साल बाद 2008 ईस्वी में बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, और सन 2012 ईस्वी में बिहार राज्य पुस्तकालय और सूचना अधिनियम में प्रथम संशोधन हुआ। परंतु लगभग 5 वर्षों के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई सार्थकता नहीं झलकती है। इसके अलावा इसमें पुस्तकालय का कर प्रावधान नहीं होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है अमेरिकन पुस्तकालय संघ ALA की बात करते हैं। तो ALA का फुल फॉर्म आप ले समझ लीजिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो इसका उद्देश्य और कार्यों का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो इसका बात है कि जब किसी एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा एक संगठन बनाया जाता है तो इसे संघ कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। और ये संगठन सरकारी या गैर सरकारी दोनों स्तरों पर हो सकता है। ग्रंथालय क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। ग्रंथालय संघ एक व्यावसायिक संघ है, जिसमें कि इस व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति या संस्था सदस्य होते हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकालय हैं संघ, उदाहरण इसका नाम सुन लीजिए, ALA, LA, ILA और IS, LIC, ये सब हैं आपके। और सबके काम क्या है, जो सबका एक ही रहता है, अलग कुछ नहीं है, तो इस पर बात नहीं करते हैं। और इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका में भी 1876 में, ये आप रख लीजिए गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी के लिए कॉपी में लिख लीजिए ऑनलाइनर, कि 1876 के ईस्वी में मेलविन डेवे के प्रयास से अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन के ग्रंथालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित की गई, और तत्पश्चात ALA हुआ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हुई, और 1876 में स्थापना होती है, और मुख्यालय इसका शिकागो में रखा गया है। और इसके प्रथम संस्थापक थे सचिव मेलविन डेवी। अब कोई भी व्यक्ति, ग्रंथालय या संगठन जो ग्रंथालय में रुचि रखता हो, बिना किसी भौगोलिक सीमा की इसका सदस्य हो सकता है। खाते हैं आपको कि ALA की आम सभा द्वारा अध्यक्ष, कार्यकारिणी तथा सदस्यों का चुनाव होता है। ALA का संचालन एक प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है। इसके बहुत सारे विभाग हैं, बाल ग्रंथालय, संदर्भ सेवा, पुस्तकालय, प्रशिक्षण इत्यादि। और इस समिति की आप बात कर लेते हैं तो इसके अन्य विषयों के कार्यों को देखती है, और सदस्यों के हितों के लिए राउंड टेबल काउंसिल जो है ये सब रहते हैं। और ALA अनेक प्रकार से ग्रंथालय के क्षेत्र में सेवा करने में सफल भी हुआ है। जो इसके कुछ ALA के बारे में जानकारी थी, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ, ये सब आपको बता दिए। अब इतने से जानकारी में आप जो वो सब लाइब्रेरी है, सबका एक ही काम रहता है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कॉपी में भरना शुरू कर देंगे जब आपको एग्ज़ाम होगा तब। तो अब ये सब क्या क्या कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्या सब एक ही है, कॉपी में भरना शुरू कर दीजिएगा। जब ये कैसे इस पर प्रश्न आएंगे तो ये आते भी हैं,
जैसे कि देख लीजिए, जैसे दिया हुआ कि एल ग्रंथालय प्रक्रिया तकनीकी सेवाओं अवस्था निर्धारण ग्रंथालय प्रशिक्षण समरूपता बनाए रखने में निरंतर प्रयास करती है। बस अंतर कुछ नहीं है, जो आपको राष्ट्रीय लाइब्रेरी हो गया, शैक्षणिक लाइब्रेरी के बारे में बताए हैं, सब का काम एक ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और कब है ये सब आपको याद कर लेनी है कि कब इसका स्थापना हुआ, कहाँ इसका है मुख्यालय। यही प्रकाशन एल ए 2000 के लगभग, एल ए के 2000 के लगभग प्रकाशन में, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं, ये सब जो प्रकाशित हुए थे इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। एल ए ईयर बुक हो गया, हैंड बुक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी हो गया, मंथली हो गया, वाशिंगटन न्यूज लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब है। एल एक ऐसे संस्था जो पुस्तकों, सूचना, शिक्षा, संचार आदि से संबंधित के साथ साथ सहकारिता भी रखती है। चलिए, यहाँ बात है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में बताना है। तो उद्देश्य कार्य सब एक ही है, उसका उद्देश्य भी सब एक है, कार्य भी एक ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। IAS LIC के बारे में कि इसकी शुरुआत आप बताइए, कब इसका स्थापना क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद सब का एक ही कहानी भर देना है पेज में। ठीक है, तो समूह क्या है ये आपको बता दिए, अमेरिकन वाले में क्या बताना है सब, और इसके भी वही हो गए जो अमेरिकन के थे, ये लेके थे, तो इसके भी वही कुछ उदाहरण है। लेकिन यहाँ बात यहाँ करते हैं IAS LIC संघ की स्थापना जो किए थे इस बार, इसका किया डॉक्टर SL होरा जो है किए थे 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होरा ही निर्वाचित हुए थे, और एक पंजीकृत विधि परिषद है जिसका प्रावधान कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। बस ये आप इस पर ध्यान देना है आपको, उसके बाद जो लिखना है भर दीजिएगा कॉपी। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सबका एक ही है, ग्रंथालय प्रशिक्षण में योगदान देना, साहित्य का प्रकाशन करना, जो आपको सब पढ़ा दिए। कार्य कार्य आपका वही है, प्रकाशन, शिक्षा हेतु, ग्रंथालय हेतु, संगठन। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब एक ही रहता है, बस घुमा के देना है, लिखना आपको है वही। पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के विकास में संलग्न संगठन यूनेस्को के उद्देश्यों का, कार्यों का वर्णन करना है। यूनेस्को का क्या है इसमें उद्देश्य, उसके बारे में। तो चलिए इसके देखते हैं तो कई सारी संगठन है, यूनेस्को हो गया, यूनिसिस्ट हो गया, IFL हो गया, INIS हो गया, AGRI, ये सब है। राष्ट्रीय स्तर पर UGC होता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी आपका, INSDO, DESIDO है। ये सब लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब बैठे तो आराम से लिखते रहें ये सब थोड़ा सा। ठीक है, कहानी के साथ। तो वही नेक्स्ट यहाँ बात जो है अब करते हैं यूनेस्को को। यूनेस्को जो हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया है। इसकी गतिविधियाँ जिस कार्य क्षेत्र में से है उसकी जानकारी इसके नाम से ही मिल जाती है, और साथ ही इसकी गतिविधियाँ पुस्तकालय, प्रलेखन सूचक, पुस्तक उत्पादनों, प्रतिलिपि अधिकारों आदि मामलों के साथ भी है। इस सभी विषयों से संबंधित कार्य यूनेस्को मुख्यालय में गठित विभिन्न इकाइयों के माध्यम में किया जाता है। यूनेस्को के 2 विभाग, सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग, जिसके द्वारा इन गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है, को मिलाकर 1976 में नए विभाग गठन किया गया है, जिसका जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कहते हैं। और कार्य जो है फिर वही आपको भर देना है, बस इसकी छोटी सी जानकारी आपको ले लेनी थी, हो गया काम। और सबका कार्य जो नाम ले लिए थे आपका, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, IFID हो गया, IFLA, ICSU, ये सब है। अब आइए लेके यहाँ बात कर लेते हैं आई लो का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबका उद्देश्य वही है, कुछ बताना नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी जान लें इसके इतिहास को लेकर कि भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना 1933 में की गई। यह एक पंजीकृत संस्था है और इसका प्रधान कार्यालय अब नई दिल्ली में है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय संघ है जो देश के समस्त ग्रंथालय व्यवसायों प्रतिनिधित्व करता है। देश के उच्च स्तरीय ग्रंथालयनता मतलब लाइब्रेरियनशिप तथा ग्रंथालय सेवा शुरू करने के उद्देश्य में ध्यान में रखकर इस संघ की स्थापना की गई थी। तो इस उद्देश्य में इसका प्रमुख उद्देश्य है आपका, उद्देश्य सबका एक ही रहेगा, सुधार करना, मार्गदर्शन कराना, ग्रंथालय एवं ग्रंथालय व्यवसायों के सहयोग को बढ़ावा देना,
जो आपको मन करे वो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। आराम से सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना है, वो अच्छे मार्क्स आपको लाना है, ताकि आप भी अगले साल या कभी भी आपका एग्ज़ाम हो उसके पास हो, अच्छे मार्क्स में अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब सब कुछ जान गए तो राजा राम मोहन राय पुस्तकालय के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकते हैं इनके बारे में जान लें। तो कार ये सब क्या एक ही है, लेकिन इनके कुछ इतिहास हैं, इतिहास के जानते हैं, क्योंकि सब में कार उड़ के बताना बेवकूफ़ी है, कितना बताएंगे एक ही चीज़ को। ठीक है, तो क्या है इसकी स्थापना, ये सब इतिहास को देख लेते हैं, हिस्ट्री। तो यहाँ बात है राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200 जन्मदिन पर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में 1972 में इसकी स्थापना हुई, और राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1972 में हुआ था, 1772 में हुआ था, और जिन्होंने अपना समस्त जीवन प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण में बिताया था। इनका न्यास का केंद्रीय कार्यालय साल्ट लेक कलकत्ता में अवस्थित है। यह संस्थान मानव संसाधन विकास से जुड़े होने के कारण इसका अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री या उसका प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष के द्वारा एक कार्य समिति का निर्माण किया जाता है, जिसमें ख्याति प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पुस्तकन्यास पुस्तकालय संकाय प्रतिनिधित्व सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक पूर्णकालीन निर्देशक, 4 विशिष्ट ग्रंथालय अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। कार्य समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और कार्य उद्देश्य पे क्या बात करना है, हटाते हैं काम को लेकर। पुस्तकालय की सहायता, ये सब फुल असिस्टेंट, मैचिंग असिस्टेंट, ये सब है। जिला स्तर पर, हर स्तर पर ये आपका मिल जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये आपको नहीं है तो जान लीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति डॉक्टर वीपी वरुआ की अध्यक्षता में RRF ने 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन किया राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का, और फलस्वरूप 1983 में जो है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर भारत सरकार की संस्कृति विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है, तथा डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, जिसके 1986 में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, जिस पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, तथा इसकी अनुशंसा सरकार के पास विचाराधीन है। चलिए, प्रकाशन क्या है ये सब हटा देते हैं। प्रसार सेवा आते हैं। एक्सटेंशन सर्विस किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, उसके कार्यों के बारे में बताना, क्या बताना है। ठीक है, नए व्यक्तियों को जोड़ना है, विकास करना है, यही सब मनोरंजनात्मक है। शाखा पुस्तकालय, मेले, प्रिंट मीडिया, गोष्ठी कार्यक्रम, मनोरंजन कार प्रदर्शनी, प्रचार एवं सेवा में अंतर, ये सब आपको बता देनी है। तो ये सेवा का अंतर है, ये आपको हम बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा बताने में आप आराम से भी कॉपी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे ऊपर में ही आपको ले चलते हैं, समझा देते हैं। प्रसार सेवा, तो प्रसार एवं प्रचार सेवा का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं का अधिकतम विस्तार एवं प्रसार करना है। पुस्तकालय सेवाओं में जन जन तक सुलभ बनाना है, मतलब जन जन तक पहुंचाने का काम है। ठीक है, और इतने में आपको बहुत कैसे लिखे, इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे आपको भर देना, क्यूज हो गया, ऑफलाइन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, और जा कर भी, नहीं तो आजकल ऑनलाइन खूब हो रहा है। आज के ज़माने में बात करें तो ऑनलाइन क्यों, लेकिन आपको पूरा इतिहास भी लेना है, पहले क्या होता है ये अब कैसे हो गया, सब बताना है आपको। प्रचार सेवा और प्रचार सेवा में अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसार हो गया, प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से जिससे पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, प्रसार सेवा हो गया। वही प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ताओं या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, या आधी अधूरी जानकारी है, और या पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रचार सेवा के माध्यम से पुस्तकालय की गतिविधियां से परिचित कराया जाता है। प्रसार सेवा द्वारा भौतिक बाधा मिटाई जाती है, प्रचार सेवा द्वारा मानसिक बाधा मिटाई जाती है। प्रसार सेवा मुख्य माध्यम शाखा पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय आदि है। वही प्रचार सेवा का मुख्य माध्यम प्रदर्शनी, अखबार, पंपलेट, रेडियो आदि है। प्रसार सेवा का मुख्य लक्ष्य उन पुराने पाठकों तक
सेवा पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रचार का मुख्य लक्ष्य है कि उन लोगों को पाठकों तक सेवा की जानकारी पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से पुस्तकालय सेवा में अनभिज्ञ हैं। प्रसार सेवा में पुस्तकालय सेवा का प्रवाह पाठकों और प्रचार सेवा में पाठकों का प्रवाह पुस्तकालय है। ये सब हो गया। संसाधन सहभागिता है तो ये सब नहीं, संसाधन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तकालय नेटवर्क ये सब फैले हुए हैं आजकल, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हैं जो फैले हुए हैं, उसके थ्रू आप जो है ये संसाधनों का क्वेश्चन जो है बन सकता है, संसाधन सहभागिता। ठीक है, तो कुछ ही इसके बारे में ले लेते हैं, जानकारी आपको बता देते हैं ताकि आराम से इसमें भी आए तो खुद लिख सकें। और क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब यदि प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो यही आपके आएंगे। तो यहाँ संसाधन सहभागिता की बात करें तो पहले संसाधनों सहभागिता का नाम था पुस्तकालय सहयोग, मतलब लाइब्रेरी कॉरपोरेशन था। और संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 2000 ईसा पूर्व से अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी तथा परगमन ग्रंथालय के बीच सहयोग से हुआ है। और उस समय यह पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम संसाधन सहभागिता जो है हो गया है। और ये कर लें बात की संसाधन सहभागिता का 1970 में कुछ विश्वविद्यालयों के बीच संसाधन सहभागिता को आवश्यक समझा गया। यही कारण था कि वीमर एंड जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची AHC बैटन के अलावा 1971 में निशिष्ट के एक प्रयोग के अंतर्गत ग्रंथालयों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। पुस्तकालय नेटवर्क आपका हो जाएगा 1986 में NAPLIS मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट पेश किया गया है कि इसमें सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क बनाने पर जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। अब यहाँ कोई आपका जो है कि नेटवर्क की आवश्यकता का उद्देश्य वो भर देना, लिख देना। आपको संसाधन सहभागिता के द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है, तो क्या क्या प्रदान की गई वो आप लिख दीजिएगा। कर्मचारी प्रबंधन, सूचना सेवा, अनुवाद सेवा, संसाधन सहभागिता के क्षेत्र ये सब हो चुका है। अब ये भारत में प्रमुख लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में जानते हैं, इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो बात है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जो है, ये डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1988 में हुई थी दिल्ली में। इसकी स्थापना निसाट द्वारा प्रमुख योगदान से किया गया था। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क की यहाँ बात कर लेते हैं तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना, सॉरी कलकत्ता यहाँ होगा, दिल्ली बोल देंगे, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना 1986 में कलकत्ता में की गई। इसकी स्थापना का में से निसाट द्वारा प्रमुख योगदान दिया गया है। अब बात करें कि सीडनेट की, अब बात करते हैं ये वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सूचना परिषद में केंद्रों को नेटवर्क से जोड़कर सीडनेट का निर्माण किया। और इंडोनेट यह नेटवर्क भारत का कंप्यूटर आधारित नेटवर्क है। इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई। वही नेक्स्ट आता है, फिर इनफ्लीमेंट आता है, फिर आपको जो है ये सब देकर लिख देना है, खूब भर देना है। तो इनफ्लीबिनेट जो है यह भारत के प्रमुख और विशाल नेटवर्क है। इस पंचवर्षीय योजना के 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था और इसका प्रमुख प्रारूप 1988 में UGC द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि INF LIB NET का उद्देश्य और कार्य। तो उद्देश्य और कार्य की है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो कार्य ये सब लिख दिया जाए। इसके उद्देश्य है कि यह सहभागिता का प्रमुख माध्यम है। पुस्तकालय नेटवर्क कंप्यूटर के माध्यम से दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए पुस्तकालय को कहते हैं। यह पुस्तकालय आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना आदान प्रदान करता है और आपस में जुड़े रहते हैं। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र ICU और UGC है और 1951 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका
प्रधान कार्यालय गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के परिसर में है। YUCA के तहत इसकी शुरुआत एक परियोजना के निर्माण में की गई। वही बात 1996 में यह एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना। ठीक है, यही बन गया आपका। तो इसका कार्य सब एक ही क्या बताना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे उपभोक्ता शिक्षण के मतलब यूजर एजुकेशन क्या है उसकी भी। तो यूजर एजुकेशन क्या है आपका, गार्थवेट तथा जेम्स के अनुसार पुस्तकालयों में ऐसे माध्यमों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व पुस्तक के संभावी उपयोगकर्ता के सहानुभूति संबंध बनाकर जो है उपयोगकर्ता शिक्षण को विभिन्न विद्वानों को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ कुछ नहीं है, आपको ये सब आपको सिर्फ पेज भरना है, जो मन करे आप लिख सकते हो, थोड़ा सा भी पढ़ के आराम से आप आगे कर सकते हैं, मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन थे, शायद अब ख़त्म हो गया हो। ये क्या है उपभोक्ता यूजर स्टडीज क्या है, ये सब हो जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं खुद। तो आज के लिए इतने करते हैं, और यूनिट 2 कल रहेगा। तो बस मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं।